नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार ने नई रणनीति अपनाई है। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ में किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम का गठन किया गया और किसी भी तरह की आपदा में मंडल, जिला और मेला क्षेत्र में अधिकारी त्वरित कार्यवाही करेंगे। बता दें कि महाकुंभ के आयोजन को कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने जिम्मेदारियां स्पष्ट कर दी हैं। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। महाकुंभ में योगी सरकार ने अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों के लिए बड़े पैमाने पर अन्न भंडार की व्यवस्था की है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों को मात्र 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए मेला क्षेत्र में उचित मूल्य में दुकानों पर राशन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ नव्य रूप देने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने अफसरों को भी सभी तरीके से जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। खासकर श्रद्धालुओं के भोजन के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आने वालों के लिए अन्न भंडार खोल दिया है। यहां मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 138 दुकानें खोली गई हैं। आपको बता दें कि जहां पर कल्पवासियों के लिए 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। इस बार कल्पवासियों, अखाड़ों और संस्थाओं को राशन के लिहाज से बेहद कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उधर दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसको केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। और इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है और इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कैबिनेट के 3 बड़े फैसलों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों की वरदान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं थी। जो बैंकों से जो लोन लेते थे किसान, उस लोन का बीमा था। बैंकर्स का पैसा सुरक्षित किया गया था। लोनी किसानों के लिए वो अनिवार्य थी और नॉन लोनी किसान उसमें आते ही नहीं थे। यूपीए की जब सरकार थी तब फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक या तहसील, और इसका मतलब यह है कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में और अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई। मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया, मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी।
पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे, क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा और जोखिम का जो कवरेज है वो बौनी से लेकर, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेकर फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई, तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेकर कटाई तक ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में यह योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से। तो कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, तो परफेक्ट होता है और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट
किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूप से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा, और ये सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है, उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले, इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे साल, विशेषकर मैं 6 महीने की बात करता हूं, किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए। आपको ध्यान होगा 18 जून को चुनाव के परिणाम के बाद अगर सबसे पहला कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जी का हुआ था तो वाराणसी में, और वहां 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भेजी गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी गई है। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसमें 10,103 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। कच्चे तेल पर जो आयात शुल्क 0% था, वो बढ़ा के प्रभावी रूप से 27.5% कर दिया गया है, ताकि हमारी तिलहनी फसलों के रेट ठीक रेट किसानों को मिल सके। और रिफाइंड तेल पर तो ये आयात शुल्क बढ़ा के 35.75% कर दिया गया, 35.75%। चावल के, बासमती चावल के निर्यात से 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। गैर बासमती सफेद चावल पर भी 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो भी हटा दिया गया। और उबले चावल, भूसी वाले चावल, इन पर भी निर्यात शुल्क 10% था, वो घटा के 0 किया गया। प्याज पर भी 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो हटा दिया गया। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले सरकार ने किए। भाजपा सरकार ने 61 फसलों की 109 नई किस्में
किसानों को समर्पित की, जो जलवायु अनुकूल थी, बेहतर उत्पादन किसान कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था। और इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि देश में 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान था खाद्यान्न उत्पादन का, वो 332.2 मिलियन टन पिछले 22-23 के मुकाबले काफी अधिक है। पहले 329.7 मिलियन टन था, उससे 2.6 मिलियन टन अधिक है। कैबिनेट ने एक पीएम आशा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है, जिससे अगर फसलों के कीमतों में उतार चढ़ाव हो तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसानों को ठीक दाम देने के लिए हम बाजार में हस्तक्षेप कर सके। सरकार सीधी खरीदी भी, जैसे भी सोयाबीन की चल रही है, वो सीधी खरीद भी कर रही है, और अगर राज्य चाहे तो भावांतर भुगतान के माध्यम से भी ये खरीद हो सकती है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, इन पर खरीद पहले होती थी केवल 25%, वो सीमा हटा ली गई, और जितना भी उत्पादन होगा सारा का सारा सरकार खरीदेगी, ये फैसला किया गया है। वैसे एक नहीं, अनेकों किसान हितैषी फैसले पिछले दिनों किए गए, और नए साल पर किसानों के हित में जो 3 बड़े फैसले किए गए हैं, वो किसानों की आय बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। उधर अयोध्या में नए साल के पहले दिन सरयू घाट पर आरती की गई। बता दें कि सरयू घाट पर यह आरती की गई। नए साल के पहले दिन आरती की तस्वीरें अयोध्या से सरयू घाट से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नए साल के पहले दिन जो है सरयू घाट पर आरती की गई। उधर केंद्र सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, और इसके साथ ही खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो, और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है। कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में, और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रिवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द 3rd लार्जेस्ट बीमा योजना, 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है। चॉइस होती है स्टेट को, जैसे कुछ स्टेट है जो अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भागीदारी नहीं लेना चाहते, तो चॉइस के हिसाब से 23 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें है, और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है, और अगर हम
यूपीए से कंपेयर करें, 10 साल पहले के बीमा की योजनाओं से कंपेयर करें, तो उसमें पूरे ब्लॉक को एक यूनिट लिया जाता था या पूरे तहसील को एक यूनिट लिया जाता था। यानी पूरी तहसील में अगर, या पूरे ब्लॉक विच इज अ वेरी लार्ज एरिया, उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था। यानी प्रैक्टिकली बहुत ही वो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं थी। और मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इससे अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। नेचुरल कैलामिटीज के अलावा जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। और कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट द क्लेम्स इन द लास्ट 8 इयर्स आर 1 लाख। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 2025 के लिए नए साल की शुभकामनाएं दी। कहा, उम्मीद है कि ये सभी के लिए नए अवसर, सफलता और खुशियां लाएगा। और वहीं सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि हैप्पी 2025, यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज